तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस। एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। ये संवैधानिक जितने भी संशोधन हुए हैं, जो भी संशोधन संविधान में आज तक हुए हैं, उन सभी संशोधनों को आज हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो ध्यान से देखें और पूरी वीडियो को देखें, आपको सभी संशोधन क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो हमने पहले लाइव किया था, लेकिन उसमें वॉइस को लेकर के प्रॉब्लम थी कि वॉइस कट कर आ रही है। तो इसको हमने फिर से अब आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे रहे हैं, ताकि ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये नया सेशन। और इस सेशन में संवैधानिक संशोधन जितने भी आज तक हुए हैं, उन सभी संवैधानिक संशोधनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना नया सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक संशोधन के बारे में कि संवैधानिक जो संशोधन है वो होते क्या हैं और इसका जो प्रावधान है भारत के संविधान में वो कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, संविधान संशोधन, देखिए संविधान के भाग 20 में, ठीक है, संविधान के भाग 20 में, भाग 20 में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है और अनुच्छेद 368 में, ठीक है, 368 जो संवैधानिक 368 अनुच्छेद वो भारत की जो संसद है उसे संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर, ठीक है, किसी उपबंध को जोड़कर या फिर किसी भी उपबंध को उसमें हटाकर या उसमें कुछ चेंज करके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके संशोधन कर सकती है। लेकिन एक स्वर्ण सिंह समिति आई थी जिसके अनुसार ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संविधान की जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल ढांचा है, उसमें संसद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े जो प्रावधान हैं, ठीक है, प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात आपको याद रखनी है कि जो संसद है, मूल ढांचे से जुड़े जितने भी प्रावधान होंगे उनमें कभी भी कोई संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था, ठीक है, ये वाद 1973 में आया और इसके अनुसार इसको प्रतिपादित किया, इसको परिभाषित किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है उससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी प्रावधानों में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, उनमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 2-3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि संविधान संशोधन भाग कौन सा है, तो भाग 20 से संबंधित है और अनुच्छेद 368, ठीक है, आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे से जुड़े हुए प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि जो संसद है, संविधान के मूल ढांचे से जुड़े जितने प्रावधान हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती, उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती। और ये कब प्रतिपादित हुआ था, तो 1973 के केशवानंद भारतीवाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया था। चलिए अब देखते हैं पहला संशोधन। देखिए, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में ये संशोधन किया गया संसद में, संविधान में। और इसके ये किससे संबंधित है, ये तो है लैंड रिफॉर्म से, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से, याद रखेंगे, भूमि सुधार से ये संबंधित है, ठीक है।
इसमें क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार या न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ठीक है, तो पहला संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया और किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है कि भूमि सुधार से को जुड़े जो भी कानून हैं उनको इस सूची में दिया गया। अनुच्छेद 31, ठीक है, आर्टिकल 31 में 2 उपखंड जोड़े गए। कौन से? 31 कै और 31 ख। ठीक है, 31 कै और ख को इसमें भी जोड़ा गया। 31 कै को हम ए या बी भी बोल सकते हैं क्योंकि अलग अलग इसको ABCD भी बोल सकते हैं और कै ख गै भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड जोड़े गए, 31 कै और 31 ख इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला संशोधन 1951 में भूमि सुधार से है, 9वीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया और अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 कै और 31 ख को इसमें जोड़ा गया। बात कर लेते हैं 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे संविधान संशोधन हैं लेकिन सभी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न को पुटअप किया जाता है, जहां से अधिकतर प्रश्नों को उठाया जाता है, उन सभी संवैधानिक संशोधनों को ही हम इसमें बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, 1956 में संविधान संशोधन आता है और किससे संबंधित है? तो ये राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन करके इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन से ये संबंधित है, जिसमें 14 तो स्टेट और साथ ही साथ 6 यूटीज को इसमें पुनर्गठित किया गया। दूसरी और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। 2nd और 7th जो अनुसूची है उसमें इसमें संशोधन किया गया और उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, उच्च न्यायालयों के जो न्याय क्षेत्र है उसका विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक कर दिया गया और साथ ही साथ जो संयुक्त जो कॉमन उच्च न्यायालय होते हैं, कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, उसकी भी इसमें स्थापना की। कॉमन किसके लिए? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम करेगा, ये भी इसमें व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था इसमें की गई थी 7वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर जो बातें याद रखने वाली हैं, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे 7वां जो संविधान संशोधन है वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटीज को इसमें पुनर्गठित किया गया। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि उच्च न्यायालयों के जो न्याय क्षेत्र था इसका विस्तार यूटीज तक कर दिया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय को की व्यवस्था भी इस संशोधन में की गई। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में ये आता है और किससे संबंधित है? देखिए इसमें क्या हुआ कि जो पुर्तगाली भारत आए थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। ठीक है, 1961 में ये चले गए यहाँ से। तो 1961 में जब ये चले गए तो इसके बाद इसमें जो पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुआ था कौन? दादरा और नागर हवेली। ठीक है, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, साथ ही बात करेंगे 12वां, 13वां और 14वां संविधान संशोधन। ये भी 1962 में आता है और इसमें भी क्या क्या, इसमें भी कुछ राज्यों को इसमें जोड़ा गया भारत में। देखिए 12वें संविधान संशोधन में गोवा, दमन और दीव, ठीक है, गोवा, दमन और दीव ये 3 जो थे, इन तीनों को क्या भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ 13वां संविधान संशोधन, इसमें नागालैंड को क्या किया गया?
राज्य का दर्जा इसमें दे दिया गया था। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। 14वें संविधान संशोधन में देखिए पांडिचेरी, ठीक है, 14वां संविधान जो संशोधन था इसमें क्या हुआ, जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी को क्या बनाया गया, एक यूटीज के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में इसका विलय किया गया था। तो तीनों को याद रखना, 12, 13 और 14वां संविधान संशोधन। इसमें सबसे 12 में गोवा दमन द्वीप याद रखेंगे, 13 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और 14वें में जो पांडिचेरी थी, पांडिचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। बात कर लेते हैं 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन 1966 में आता है और इसमें क्या हुआ, जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके इसको बांट दिया गया, किसमें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा को इसमें राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सब क्या थे, पंजाब के ही पार्ट थे, लेकिन पंजाब के पार्ट थे तो 18वां संविधान संशोधन इसमें आया और पंजाब का इसमें पुनर्गठन कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा को तो राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर शामिल कर लिया गया, यानी कि बना दिया गया था। शामिल नहीं किया गया था, इन्हें बना दिया गया था, पहले से ही थे, भारत के हिस्से में ही थे, भारत का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है, 1967 में आता है। इसमें क्या होता है, देखिए सिंधी भाषा, ठीक है, जो सिंधी भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में इसमें शामिल कर लिया गया। कई जो भाषाएं हैं, अब तो 15 हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ भाषाएं और जुड़ेंगी संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें पूरे 22 भाषाओं को इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में इसमें जोड़ दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, अब तक का जितने भी संविधान संशोधन आपने पढ़े हैं, आपने देखे हैं, उन सभी संविधान संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, यानी कि लघु संविधान की संज्ञा इसमें दी गई है, क्योंकि इसी संविधान में, इसी संशोधन में बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे। 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। प्रस्तावना जो थी, प्रस्तावना में भी कुछ शब्दों को इसमें जोड़ा गया, प्रस्तावना में भी इसमें संविधान में संशोधन किया गया। तो ये कब आया था, देखिए संविधान संशोधन क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर इसमें संशोधन किया गया और उस समय प्रधानमंत्री कोई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की इसमें प्रधानमंत्री थी उस समय पर। अभी तक का ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। कब आता है, 1976 में। क्या क्या जोड़े गए इसमें, देखिए प्रस्तावना, जो भारत की प्रियम्बल है, उसमें जो संविधान की प्रियम्बल है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को इसमें ऐड कर लिया गया। हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को इसमें जोड़ लिया गया और इन्हें क्या भाग 4 कै, एक भाग 4 कै भी बनाया गया नया, और इसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें जोड़ा गया था भाग 4 कै में। पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस भाग के अंतर्गत आती है, तो भाग 4 कै के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करने के लिए इसमें बाध्य कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण जो संशोधन था इसमें, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल हैं
उन्हें बढ़ाकर दिया गया, कितने से 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 थे लेकिन अब इनको 6 वर्ष कर दिया गया था इनके काल को, इनके कार्यकाल को, लेकिन बाद में इनको फिर से वही कर देंगे। अगला जो संविधान संशोधन होगा उसमें इसे फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। शिक्षा, वन और वन्य जीव, शिक्षा, वन और वन्य जीव को राज्य सूची के विषयों को, ये राज्य सूची के विषय थे लेकिन इनमें समवर्ती सूची में इसको शामिल कर लिया गया। जो समवर्ती सूची है वो क्या है कि इसमें 7वीं अनुसूची जो है वो समवर्ती सूची है वो क्या है, इसमें जो राज्य भी और केंद्र भी दोनों ही इसमें अपने कानून बना सकते हैं। इनके जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें दिए गए हैं, उन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है। 44वां संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है। ये कब आता है? 1978 में आता है 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यकाल थे उन्हें 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में फिर से इन्हें घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पुनः घटा करके इन्हें 5 वर्ष कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण संशोधन क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से हटा करके इसे क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार इसमें बना दिया गया था। राष्ट्रीय आपात की घोषणा, और कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उसे आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगी बल्कि सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा नहीं हो सकती राष्ट्रीय आपात की। किसके अंतर्गत हो सकती है? केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और साथ ही राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल के सलाह को एक बार तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। जो माननीय राष्ट्रपति हैं उन्हें एक अधिकार दिया गया 44वें संविधान संशोधन में कि जो मंत्रिमंडल की अगर सलाह है, मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको एक बार तो राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार फिर वो पहुंचती है, उनके पास पहुंचती है, तो उसे मानना होगा, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुई। बात कर लेते हैं 42वें संविधान संशोधन की। 1985 में आता है। कब आता है? 1985 में आता है 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है कि देखिए 42वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी सूची? 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया। याद कर रख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक में कर लेंगे। अगर 52वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है कि जो 10वीं अनुसूची थी वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, 5 दूना 10 होता है, तो यहीं से आप याद कर सकते हैं 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसमें? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें देखिए दल बदल, जो दल बदल है, दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, और दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बना दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है कि जो मतदान की जो उम्र है, ठीक है, जो मतदान की उम्र से संबंधित है ये 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या दिया? क्या 18 वर्ष कर दी गई थी करके। तो संविधान के अनुच्छेद 326 में, संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें जो मताधिकार है, मतदान करने की जो उम्र है,
उसे 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष के होने पर क्या होगा कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चुनाव में, लोकसभा का हो या फिर राज्य विधानसभा का हो। हालांकि ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत के इलेक्शंस भी होते हैं तो उसमें भी हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और 61वां संविधान संशोधन आया था, इसी के दौरान 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की उम्र, जो 1989 में आता है। 69वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, दिल्ली से संबंधित है। जो दिल्ली है, दिल्ली में एक तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को उसमें बनाई गई, साथ ही साथ इसे एक क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसको घोषित कर दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। और साथ ही साथ उसमें राज्य विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए भी व्यवस्था की गई। दिल्ली में क्या 70 सदस्य तो क्या होगी, विधानसभा होगी। बोल दिया कि जो विधानसभा होगी उसमें 70 सीट्स हो सकती हैं, 70 मेंबर्स हो सकते हैं, 70। और साथ ही साथ 7 सदस्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो क्या होगी, वो 7 होगी। मंत्रिपरिषदों की जो संख्या है वो केवल 7 होगी, ज़्यादा इसमें मंत्री नहीं बन सकते। चलिए नेक्स्ट, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। 71वां, 73वां, 74वां इंपॉर्टेंट हैं सभी, आगे हमें कवर करने वाले हैं सारे, और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। बीच में आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में इसके शेयर करें। तो बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। 1992 में ये आता है और इसके दौरान क्या प्रावधान किए गए, देखिए, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, इस भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारत की संविधान भाषा को 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल कर लिया गया। और साथ ही अब जो इसकी संख्या थी वो कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। ठीक है, अब कितनी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था, पीछे हमने बात की थी अभी। जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा के लिए जोड़ा था तो सिंधी को जोड़ा था, और 3 भाषाओं को अब जोड़ दिया हमने 71वें संविधान संशोधन के दौरान। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। कितनी हो गई, 18 भाषाएं होगी हमारी 8वीं अनुसूची में। अभी इनको कितना करना, 22 भाषाएं करना है हमें, आगे भी नहीं जोड़ेंगे अभी। चलिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। यहाँ से प्रश्न तो बनता ही बनता है, कोई आयोग होगा या कोई भी कमीशन होगा जो यहाँ से प्रश्न ना बनाए, फेवरेट है ये एग्जामिनर का। यहाँ से 73वां, 74वां, 42वां, 61वां, ये जितने भी संविधान संशोधन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और किसकी व्यवस्था की जाती है इसमें, पंचायती राज की इसमें व्यवस्था की जाती है। पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है और साथ ही साथ इसमें पंचायत के लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। ठीक है, एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ दी गई जिसमें 29 विषय थे। ठीक है, पंचायत नाम से, तो नाम से भाग भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में भी इसमें ऐड की गई जिसमें 29 विषय थे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से। ठीक है, पंचायती राज्य की जो पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसमें अस्तित्व में आई हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित है, जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाओं के से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। इसमें भी शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया।
शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण इसमें दिया गया 74वें संविधान संशोधन में। और भाग 9 की बात की थी हमने, तो पंचायत से, ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 के नाम से एक नया भाग भी इसमें जोड़ दिया गया, इसे नगर पालिका कहा गया। ठीक है, तो नगर पालिका या नगर पंचायत ये हमारे इसमें है, नगर पालिका में, सॉरी नगर पालिका इसमें, पंचायत नहीं, नगर पालिका भाग 9 के, और पंचायत से रिलेटेड जो है वो हमारा भाग 9 है। ठीक है, चलिए एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और तहत में इसके में कितने विषय रखे गए? 18 विषयों को इसमें रखे गए। अनुसूची 12 में 18 विषय रखे गए। 11वीं अनुसूची पंचायत से, ठीक है, और 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2003 में आता है। 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ये देखिए, संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में इसमें मान्यता दे दी गई, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 के इसमें जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को क्या बना दिया गया? एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई इसमें। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 के में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। जो 51 के है अनुच्छेद है, उसमें इसमें संशोधन किए जाने का प्रावधान भी है। 86 के बाद में 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में आता है, 86 के बाद उसी वर्ष। और इसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य के जो मंत्री हैं उसका जो आकार है, ठीक है, उसके आकार है उसको सीमित कर दिया गया, और दल बदल को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि जो किसी भी कोई भी पार्टी है और वो पूर्ण बहुमत में आ गई, तो वो जितने भी मंत्री हैं या जितने भी उनके मेंबर्स हैं जो जीत करके आए हैं उन सभी को ही मंत्री बना देगा। तो ऐसा नहीं कर सकते वो। केवल 15% जो सीटें सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% ही केवल मंत्री बना सकते हैं वो अपनी सरकार में, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। मंत्रिपरिषद के आकार को इसमें सीमित कर दिया गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, याद रखेंगे, सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी में जो विधानसभा में अगर 100 मेंबर्स हैं, वहाँ पर जो कुल संख्या 100 है, तो इन 100 में से वो केवल कितने 15 लोगों को ही, जो 15 जो मेंबर हैं, ठीक है, उनको ही मंत्री बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, उससे ज़्यादा इन संख्या नहीं हो सकती मंत्रिपरिषद की। और इसमें दल बदल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि दल बदल नहीं करोगे। और साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। जो छोटे राज्य हैं अगर उनमें भी जो मंत्रिपरिषद बनेगी उनकी संख्या को भी सीमित कर दिया गया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा 12 निश्चित की गई। तो 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 15 मंत्रिपरिषद किसके आकार से संबंधित है? 15% से जो कुल सदस्यों की संख्या होगी, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, उसमें केवल 15% से अधिक नहीं कर सकते वो अपने मंत्रियों को बना सकते। और जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में क्या बताया गया कि उनकी जो सदस्यों की जो संख्या है मंत्रिपरिषद में वो केवल 12, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़े। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है ये भी। और इसमें क्या हुआ, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। 18 भाषाएं हमने पीछे भी देखी,
18 भाषाओं तो पहले सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। अब इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इन्हें शामिल करने के साथ ही अब 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है, वो मान्यता प्राप्त जो भाषा है वो कितनी हो गई? टोटल हो गई है 22, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में आता है। 97वां संविधान संशोधन में क्या होता है देखते हैं। इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार दिया गया और इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 को भी इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। इस संविधान संशोधन में जो सहकारी समितियां थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में। चलिए आगे बढ़ें। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) सब क्लोज ग में सहकारी समितियां शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया भाग 3 में। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। क्या हुआ था इसमें? देखिए, जो हमारी कॉलेजियम जो सिस्टम है, ठीक है, जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या है? कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम है। तो इसमें क्या हुआ था? इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया आयोग लेके आए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देना था, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली को तो इसमें समाप्त करने की बात कही गई कि इसको समाप्त कर देंगे और इसके साथ में क्या लेके आएंगे हम? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसमें लेकर के आएंगे। लेकिन होता क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगले ही वर्ष 2015 में, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने अगले ही वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया और फिर से क्या लेके आ गए? कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बाहर कर दिया गया। पूछा जाता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था? तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है। कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के साथ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आना था, लेकिन अगले ही वर्ष सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है? असंवैधानिक और शून्य घोषित कर देता है और फिर से कॉलेजियम सिस्टम है उसे बाहर कर दिया जाता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जानते होंगे किससे रिलेटेड था? तो जीएसटी, ठीक है, जो जीएसटी लगता है ना, गुड्स सर्विस टैक्स से संबंधित है। शुरुआत कभी की गई? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में इसे शुरू कर दिया गया, इसकी शुरुआत की गई। ज़्यादा नहीं देखना, बस ये पूछा जा सकता है इसमें कि किससे संबंधित या जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ। तो याद रखेंगे 101 संविधान संशोधन जीएसटी, ठीक है। चलिए, 102वां संविधान संशोधन 2018 में आता है और इसके दौरान किसकी क्या क्या कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था इसको क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 338 ख में इसको जोड़ा गया, 338 ख जोड़ दिया गया संविधान में, 338 ख भी इसमें जोड़ा गया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आता है। 103वां संविधान संशोधन 2003 में ये आता है और इसमें तो क्या होता है? इस संशोधन के द्वारा है ना, इकोनॉमिक जो वीकर्स हैं, ठीक है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और उसमें कौन है? ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसका 10% आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं और उनमें भी क्या हैं? इकोनॉमिक वीकर्स हैं,
उसके लिए क्या हुआ, इसमें 10% का आरक्षण, 10% के रिजर्वेशन की इसमें व्यवस्था की गई थी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो लगता है हमारे संविधान संशोधन अब कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं फिर भी। 16 में, अनुच्छेद 16 में संशोधन कर दिया गया, ठीक है, 16 में इसमें संशोधन कर दिया गया, याद रखेंगे 16 में, अनुच्छेद 16 में। चलिए चलिए भी है 104वां संविधान संशोधन 2019 का, 104वां संविधान संशोधन 2019 में। और इसमें क्या हुआ, संविधान में अंतिम संशोधन के रूप में 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। अब कमेंट में बताइए कि अनुच्छेद 334 जो है वो किससे संबंधित है। इतनी मेहनत की है तो आपको भी कुछ करना है ना, आपको भी तो होमवर्क चाहिए। तो कमेंट में बताइए कि अनुच्छेद 334 वो किससे संबंधित है। इस विधेयक के तहत, इस विधेयक के तहत देखिए क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में एससी और क्या एसटी का जो रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10 वर्ष के लिए आगे की ओर बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और में क्या, जो एससी और एसटी हैं उनका जो रिजर्वेशन है उसे 10 साल के लिए आगे की ओर बढ़ा दिया गया, ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यों की विधान सभा में भी। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि 10% बढ़ा दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 104 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2019 में आता है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक थे ये हमारे संविधान संशोधन, और देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्विज भी चलते रहते हैं, तो क्विज के द्वारा भी आप अपने आप की जो तैयारी है उसे आंक सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।